कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा कि हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे वंदे मातरम पर, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इसका कांग्रेस को कोई फायदा है या उन्होंने बीजेपी की झोली में एक मुद्दा दे दिया जिसको वो बीजेपी अच्छी तरह भुनाएगी? एक बात। दूसरा सर, जाति के कैलकुलस पर जो चल रहा है, कल ही कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव दोनों ने एक साथ जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि यह सरकार गंभीर नहीं है जाति जनगणना कराने के लिए। और उसमें आज सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है। वो जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, जिनको अगली जातियों ने अपने ऊपर अफरंट के तौर पर लिया था, वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, अबेंस में ले लिया था। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि क्या करेंगे हम, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बोला कि वी डोंट नो विच वे इट विल गो बट वी आर रीथिंकिंग। तो वो सरकार उसमें क्या परिवर्तन करने के बारे में सोच रही होगी, ये क्वेश्चन मार्क है तीसरा। और तीसरी बड़ी बात सीडब्ल्यूसी के कल के रेजोल्यूशन में थी कि हम महिला आरक्षण इन्हीं 543 लोकसभा सीटों पर चाहते हैं और चाहते हैं कि 25 साल तक इस पर फ्रीज लगा दी जाए। उनको अपेक्षा थी कि दक्षिण के सारे राज्य हमारे साथ आएंगे। इनफैक्ट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर टी के शिव कुमार ने, जो जोनल कॉन्फ्रेंस हो रही जिसके लिए अमित शाह जी गए हुए हैं, वहाँ पर यह कहा भी कि यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और 543 सीटों पर ही कीजिए। सरप्राइजिंगली, और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, विजय ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 543 सीट पर फ्रीज लगाने की बात नहीं की। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि हमें अश्योरेंस चाहिए कि दक्षिण राज्यों के लोकसभा सीटों का अनुपात नहीं घटेगा। तो ये तो सरकार कह ही रही है। तो मतलब क्या विजय इस बड़े मुद्दे पर सरकार के साथ हो गए? तो ये तीन मुद्दे हैं सर, वंदे मातरम पर हिंदुत्व वर्सेस माइनॉरिटी अपीजमेंट, दूसरा जातिगत गोलबंदी और तीसरा ये डीलिमिटेशन। इन तीनों मुद्दे पर सरकार कहां खड़ी है और ऑपोजिशन के हाथ में क्या आया? पहले ये वंदे मातरम वाली बात कर लें, क्यों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को ये मुद्दा दे दिया? मुझे लगता है कि पिछले अगर 12 साल की बात करें तो इससे बड़ा सेल्फ गोल कांग्रेस की ओर से नहीं हो सकता। भाई 1937 के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं और उस समय के पत्र व्यवहार देखिए। जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था कि अगर हम इसको काट देंगे तो मुस्लिम लीग हमारे साथ आ जाएगी। मुस्लिम लीग को साथ लेकर चलना है तो जो है 2 स्टेंजा केवल गाए जाने चाहिए। और उससे पहले जो है, अब आप देखिए मुस्लिम लीग का विक्टिम कार्ड आप देखिए। एक कमेटी बनी थी 1932 या 33 में, जिसमें एक लिस्ट बनी थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों की सूची में एक था कि वंदे मातरम गाया जाता है। ये उनका विक्टिमहुड था। आपने उस समय किया, उस समय मुस्लिम लीग का दबाव था, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि देश टूटे, मुस्लिम लीग साथ रहे, तो इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आज कौन सी मुस्लिम लीग है? आज क्या दबाव है? और फिर तो आप सब मानिए, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको चलना है तो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में आपने कहा कि मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट देने पर हम सहमत हैं, तो वो भी कर दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से के रेजोल्यूशन से ही देश के विभाजन का फैसला हुआ। तो आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को और किस सीमा तक जाना चाहते हैं? तो इस सब से लगता है कि बीजेपी को जो 2024 में सदमा लगा था सीटें घट जाने का, उससे उबरने का इससे अच्छा मौका कांग्रेस दे नहीं सकती थी। ये इतनी बड़ी लाइफलाइन है, बहुत बड़ी है भाई। बीजेपी का अपना कोर इशू है। कल्चरल नेशनलिज्म बीजेपी का जनसंघ के समय से है, कोई आज से नहीं है। और पार्टी को छोड़ दे तो आरएसएस के समय से। बीजेपी को फायदा तब है ना कि उसके कोर वोटर के अलावा भी अगर किसी को कांग्रेस के स्टैंड पर एतराज हो, ये दिमाग में लोगों के आएगा ना भाई कि आप वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी। उस वक्त तो जिन्ना का ब्लैकमेल था। मतलब एग्जैक्ट वही आपका स्टैंड है जो मुस्लिम लीग का था। तो ये कांग्रेस का स्टैंड क्यों होना चाहिए, और वो भी आज की तारीख में? उस समय का फिर भी आप जस्टिफिकेशन एक बार दे सकते हैं, आज तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप रेजोल्यूशन पास करके क्या कह रहे हैं
कि हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम देश की संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको नहीं मानते। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी भारतीय नागरिक के पास नहीं है कि देश का जो कानून है उसको नहीं मानने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो है कि आप पूरा गाएंगे जब गाएंगे, जो गैर सरकारी कार्यक्रम है उनमें यह ऑप्शन है कि आप चाहें तो न गाएं, न गाने का ऑप्शन है, अधूरा गाने का नहीं लेकिन अधूरा गाने का नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो एक तरह से कन्फ्रंटेशन इनवाइट कर रही है कि हम ये करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए। तो ये जो है इशू बनेगा, तो इस इशू के बनने से तो बीजेपी का ही फायदा है। अब कौन सा हिंदू है जो बीजेपी का समर्थक नहीं है, केवल उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो कहे कि वंदे मातरम जो है नहीं गाना चाहिए, जो कहे कि जिन्ना ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, जो कहे कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी बिल्कुल ठीक थी। सर वो वर्ग है ना जिसको ये लगता है कि हिंदू वर्ग, जिसको लगता है कि या लगेगा कि बीजेपी ये मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान या आपकी पोलराइजेशन करने के लिए लाई है और कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम वो सब ठीक है जब तक इस पर कानून नहीं बना था। हाँ, जब तक कानून नहीं बना था तब तक आप ये कह सकते थे कि भाई आप दो ही गाइए, दो ही गा रहे हैं, लंबे समय से दो गा रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत है, आप पोलराइज करना चाहते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं, ये सब आरोप आप लगा सकते थे। तो पहले तो आप जब संसद में ये प्रस्ताव आया तो खड़े होकर बोलते इस पर, तब तो आप बोले नहीं, तब वॉकआउट करके। तो जब बोलने का समय था, ये मुद्दा अपना मुद्दा जो है स्थापित करने का समय था, तब आप भाग गए। तब उनको दोनों तरफ का, इस तरफ का ज्यादा डर। वही तो तय, ऐसा दो नावों की सवारी होती नहीं है। दो नावों की सवारी करेंगे तो आप बीच में गिरेंगे ही गिरेंगे। आपके हिसाब से ये सेल्फ गोल है कांग्रेस का, बहुत बड़ा सेल्फ गोल है, और बीजेपी को इससे बड़ी नैरेटिव अपना सेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती।